हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पीटी राइटिंग। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं राइटिंग स्कोर्स को लेके। टेम्पलेट है उनके पास, फिर भी स्कोर नहीं आ रहे। जिस इंस्टीट्यूशन से हम पढ़ रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर हम वीडियोस देख रहे हैं, लोगों के उसी सेंटर में, एग्ज़ाम सेंटर में अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे में दिक्कत क्या है? 10 ऐसे पावरफुल टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। डजंट रियली मैटर आपके पास टेम्पलेट है या नहीं है। टेम्पलेट होते हुए भी अगर स्कोर नहीं आ रहे, इन 10 बातों का ध्यान रख लो, आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्क्रीन के सामने देखिए, आपको बताने वाला हूँ 10 इंपॉर्टेंट टिप्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्कोर्स। टिप नंबर 1, गाइज, आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मेरी गलती क्या हो सकती है। सबसे बड़ी गलती, आप प्रूफ रीडिंग नहीं कर रहे हो। ये पहली टिप मैंने दे रहा हूँ आपको राइटिंग के लिए। प्रूफ रीडिंग होता क्या है? जब आपने ऐसे लिख लिया, राइटिंग लिख लिया, उसको आपने चेक करना है सबमिट करने से पहले। एक एक वर्ड, हम टेम्पलेट ऐसे राइटिंग का तो 10 मिनट्स के अंदर लिख देते हैं, 20 मिनट्स होता है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में हम पहले ही क्लिक कर देते हैं। हैंस हमारी जो गलतियां हैं वो पकड़ी ही नहीं जाती। हम ओवर कॉन्फिडेंट रह जाते हैं कि मेरा तो ऐसे टेम्पलेट ठीक है। उसी तरह समराइज स्पोकन टेक्स्ट, समराइज रिटन टेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, लिसनिंग में, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इन्हीं 5 सेक्शन में आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हो राइटिंग के केस में गाइस। और इन्हीं 5 सेक्शन में राइटिंग के स्कोर्स होते हैं, राइट? तो हमें करना क्या है? सबसे पहला स्टेप करना है हमें प्रूफ रीडिंग का। कभी भी मत भूलिए, चाहे आपने अगर जल्दी कर लिया है, लेकिन आपने प्रूफ रीडिंग किए बगैर सबमिशन नहीं करना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं गाइस जो आपके स्कोर्स नीचे डाउन कर रहे हैं। दूसरा आ गया स्पेलिंग एक्यूरेसी। अब स्पेलिंग के केस में कई ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर मेरे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रहे हैं। कैसे पता चलेगा? जब आप प्रूफ रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला एनवायरनमेंट है, ये वाला वर्ड है, ये मैंने करना है। मैं अभी आपको लिस्ट दूंगा, ऐसे 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स जो बच्चे करते ही करते हैं, तकरीबन आप भी करते होगे। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है गाइस। वो कैसे पता चलेगा? जब आप प्रूफ रीडिंग करोगे। बेटर ऑप्शन क्या है? जिस वर्ड को आप लिख नहीं सकते हो, समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में अगर हम बात करें, आपके पास कीवर्ड आ गया, कीवर्ड आपने नोट डाउन कर लिया, लेकिन आप अगर यही सोच के बैठे रहोगे कि मुझे तो सारे कीवर्ड्स बीच में डालने ही डालने हैं, लेकिन आप उस कीवर्ड के स्पेलिंग को नहीं जानते हो, तो सही होने की बजाय गलत हो जाएगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने हैं, इनको पल्ले मान लो 10 टिप्स को। यकीन मानो हमारे स्टूडेंट तभी अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं, हम उनको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है ग्रामर। यस, ग्रामर इन द सेंस, जैसे कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में ज़्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि आपने कीवर्ड्स उठा लिए, आपको नहीं पता लग रहा विच कहाँ पर लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हो गई, इज, आर, एम, प्लूरल के साथ जो वर्ब लगती है उसके पीछे एस या ई एस लगता है, आप नहीं लगा रहे हो, आपको बेसिक रूल पता ही नहीं लग रहे हैं। हैंस हमारे स्कोर कम हो रहे हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में अगर नहीं पता लगता तो मत लगाओ वो चीज। ऐसे राइटिंग के केस में भी अगर आप खुद से कीवर्ड डालते हो तो इसका ध्यान रखना है ग्रामर का, कि लाइन कैसे शुरू होती है। क्योंकि आप खुद समझदार बनो कि वर्ड के ऊपर जब हम लिखते हैं, एमएस वर्ड के ऊपर हम लिखते हैं, अगर कोई इज, आर, एम, दीज, इज, दीज के पीछे इज नहीं आता है, आर आ सकता है, वर आ सकता है, प्लूरल है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता लगता तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि फिर नंबर कहाँ से जा रहे हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, उसकी वजह से आपके नंबर जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी। आपके स्ट्रक्चर में क्लैरिटी होनी चाहिए। पीटी में ऐसा नहीं है कि आप
बहुत हाई फाई वोकैबुलरी बीच में डालो। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो टेम्पर्ड किसी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, लेकिन वो अच्छे ढंग से लिख देते हैं सिंपल तरीके के साथ। सो आपके क्लैरिटी होनी चाहिए, खास तौर के ऊपर राइटिंग ऐसे के केस में। आज की डेट में हम आपको यह सलाह देते हैं कि टेम्पलेट के साथ साथ कीवर्ड्स भी पुट करिए। कम से कम 5 to 8 कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर क्वेश्चन बीच में होने चाहिए, ताकि कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को ये पता लगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारे पास एक टेम्पलेट होता था, एक ही कीवर्ड बीच में डाला और काम खत्म। लेकिन आज के डेट में ऐसा करने से बच्चों के स्कोर नहीं आ रहे हैं, तभी तो आपके नहीं आ रहे होंगे। इनमें से कोई भी गलती हो सकती है, जरूरी नहीं है ये सारी गलतियां करते हो आप। तो काइंडली इस वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि जो लोग पीटी का प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता हो कि ये गलतियां नहीं करनी है हमें। आपका भी भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में सारा कुछ करिए। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है, नीचे हमारी कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस तो हम दे ही रहे हैं, सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है क्या? प्लानिंग तो बंदा वही कर सकता है जिसने पहले प्रैक्टिस की हो। प्लानिंग हम जनरल अगर हम बात करें किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लानिंग हम यूज़ करते हैं जो आने वाला टाइम है उसको अच्छे ढंग से कर सके। फ्यूचर प्लान कह सकते हो आप। उसी तरह रियल एग्ज़ाम में अगर आपने अच्छा स्कोर हासिल करना है तो आपको एक प्लान करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने आप को कि मुझे इतने मिनट्स के अंदर अंदर करना है। मेरे पास ऐसे इतने बच्चे पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग कंट्रीज़ में, कई बार उनके पास टाइम ही नहीं हो पाता कि वो ऐसे राइटिंग को टाइम के ऊपर लिख पाएँ। हैंस वो सीधा एग्ज़ाम देने चले जाते हैं तो ऐसे टाइप ही नहीं होता। अगर होता है तो बड़ी मुश्किल से उनके 200 वर्ड्स पूरे होते हैं और प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो हमें एक तरह का टाइम मैनेज करना आना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ताकि हम पहले से ही अपने उसको प्रॉब्लम को दूर कर सकें। नेक्स्ट क्या आता है? अवॉइडिंग शॉर्ट हैंड इंग्लिश। अब शॉर्ट हैंड इंग्लिश क्या होती है? जैसे कि आप एक्सेट्रा लिखते हो, अब उसको बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं ETC, गलत है। फॉर्मल राइटिंग में गाइस कभी भी आपने शॉर्ट हैंड इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करना है। शॉर्ट हैंड इंग्लिश में डोंट, वॉन्ट, अगर राइट फ्रॉम डिक्टेशन में अगर बोलते हैं तो बात अलग है, खुद से नहीं करना है, ठीक है? अगर आप करोगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और उसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे शॉर्ट हैंड इंग्लिश का इस्तेमाल करने से, हम जनरल में तो बोलते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं गोना या गोटा, ये किसके लिए यूज़ करते हैं? या गोचा, मैंने पा लिया, आई गॉट इट, गोचा। हमें यूज़ नहीं करना है। डोंट वरी, डोंट यूज़ नहीं करना है, डू नॉट लिखिए, ठीक है? अवॉइड करिए शॉर्ट हैंड इंग्लिश को। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ETC, एक्सेट्रा लिखने में। प्रॉपर लिखिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्सेट्रा के बारे में नहीं पता था पहले? नीचे कमेंट करिए। और अगर आपको पता है इसके स्पेलिंग, वो भी कमेंट करिए, हम चेक करेंगे कि आपने सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा 7th, मीटिंग वर्ड काउंट रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में PT एकेडमिक में आपको 50 to 70 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। अगर आप 50 to 70 वर्ड्स के बीच में लिखते हो तो आपको कुछ हिस्सा, कुछ मार्क तो सिर्फ लेंथ के ही मिल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्म। कभी आप PT का पूरा पढ़ के देखना, उनकी बुकलेट पढ़ के देखना कि स्कोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। उसके अंदर एक फॉर्म होगा जो आपके राइटिंग के स्कोर्स होते हैं किन किन बेसिस के ऊपर होते हैं। ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वोकैबुलरी, कोहेजन का मतलब आप लिंकिंग कैसे कर रहे हो, क्वेश्चन रिलेटेड कोई वो वर्ड बीच में डाल रहे हो कि नहीं, और फॉर्म। ये 5 चीज़ों के आधार के ऊपर आपको नंबर मिलते हैं राइटिंग के। और आप देख लीजिए, अगर आप सिर्फ रिक्वायरमेंट ही पूरी कर देते हैं उतने वर्ड्स की, तो आपको वैसे ही नंबर मिल जाएंगे। उसी तरह राइटिंग के केस में मिनिमम 200, मैक्सिमम 300 वर्ड्स।
समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में 5 to 75 वर्ड्स। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्ड काउंट का ध्यान रखना है। कई बच्चे इसको ज़्यादा लिख देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कीवर्ड्स ज़्यादा आ गए तो आप बड़ी लिखना शुरू कर दो ना, टाइम और आपका वो वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉपर यूज ऑफ कॉमा। सबसे बड़ी दिक्कत, आपको कॉमे का यूज ही नहीं करना आ रहा, खास तौर के ऊपर समराइज रिटन टेक्स्ट के केस में। समराइज रिटन टेक्स्ट के केस में तो सिर्फ आपने लाइंस को जोड़ना है, लेकिन आप लाइंस को जब जोड़ते हो उसके अंदर कॉमे का इस्तेमाल करना है। और वैसे भी हम कॉमे का इस्तेमाल ऐसे राइटिंग में भी करते हैं, समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी। एक्चुअली कॉमे का इस्तेमाल अगर आप कैसे करोगे, ये देखिए, अगर बाय चांस मैंने ये लाइन लिखनी है, निखिल इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, फिर कॉमा लगाना है, फिर एंड लगाना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। एंड लगाने के बाद फिर लिखना है ही इज़ फ्रॉम इंडिया। अब देखिए इसके अंदर मैंने ऑस्ट्रेलिया का ए बड़ा रखा, कई बच्चे नहीं रखेंगे। जो भी कंट्री आती है, जो भी नाउन आता है वो आप बड़ा रखोगे। उसी तरह इंडिया का आई बड़ा रखा, ये हमारे को नहीं पता लग रहा, हम ये गलतियां कर रहे हैं और नंबर कट रहे हैं, और हम बाद में यही कर रहे हैं कि हमारे को क्यों नहीं पता लग रहा, हमारे क्यों स्कोर्स नहीं आ रहे, यही गलतियां हो रही हैं। तो बेसिकली कॉमे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपने दो लाइन को जोड़ना हो, कॉमे का इस्तेमाल। और कॉमा जो आता है वो वर्ड के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे आता है और इसके बाद में स्पेस आती है। अब देखिए इस एंड के पीछे मैंने नहीं डाला। अब देखो दोनों में फ़र्क है क्या। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ राजेश इज़ फ्रॉम इंडिया, तो अब ये दोनों लाइनें क्या हो गई, दोनों लाइनें अलग अलग हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। राजेश का मैंने आर बड़ा डाल दिया, तब आप एंड के आगे कॉमा डालोगे। जो मैंने पहले लिखा था ही, उसके इस केस में आपने एंड के आगे कॉमा नहीं डालना। देखो कॉमा एंड के आगे तब डलता है जब दो इंडिपेंडेंट लाइंस को आप जोड़ते हो। अगर दो इंडिपेंडेंट लाइन नहीं है फिर जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एक ही कैटेगरी, निखिल इज इन ऑस्ट्रेलिया एंड ही इज फ्रॉम इंडिया, ये मेरी ही बात की गई है, मेरे ही प्रोनाउन यूज किया गया है। लेकिन अगर मैं पहले सेंटेंस में निखिल इज इन ऑस्ट्रेलिया और दूसरे सेंटेंस में कोई और बात कर रहा हूँ तो फिर हमें कॉमा लगाने का मतलब बनता है। तो समराइज स्पोकन, समराइज रिटन टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता रहा हूँ, वहाँ पर तो आपको इंडिपेंडेंट लाइन्स ही जोड़नी होती हैं, तो आपने ये कॉमे का। उसी तरह आगे जाकर आपने मोर ओवर का इस्तेमाल करना है, तो कनेक्टर कोई भी यूज हो, आपने क्या करना है, कनेक्टर कोई भी यूज हो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप बीच में लगा रहे हो दो लाइंस के, अगर स्टार्टिंग में लगा रहे हो तब कर सकते हो, फुल स्टॉप के बाद स्पेस देनी है, फिर कोई कनेक्टर का इस्तेमाल करते हो देन यू कैन स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अदरवाइज व्हेन यू आर यूजिंग कनेक्टर बिटवीन टू लाइंस यू कांट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये गोल्डन रूल है। मे भी कई वेबसाइट में आपको ये दिखाया गया होगा कि भाई ये अगर ऐसे लिखते हैं तो हमारी गलती हो जाती है, वो वेबसाइट गलत है। हमें बेसिक रूल को समझना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8 हो गए हमारे। हम करेंगे नेक्स्ट 9 वोकैबुलरी। 10th में आपको बाद में वोकैबुलरी। ऑब्वियसली बात है, ऐसे राइटिंग का अगर आप कोई टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो उसके अंदर हाई-फाई वोकैबुलरी होगी ही होगी, तो वो इनफ है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में कोई हाई-फाई, कोई बड़े बड़े वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टेम्पलेट है तो आप उसके अंदर है, आप कैपेबल हो उसको याद करने में, दैट्स ओके। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप सिंपल भी लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर अगर प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हो तो प्रेजेंट टेंस ही आएगा, पास्ट की कर रहे हो तो पास्ट ही आएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 टिप्स टू इम्प्रूव PTE writing scores. Last is confidence and right guidance.
जितनी देर तक आपके पास राइट गाइडेंस नहीं होगी उतनी देर तक स्कोर नहीं आएंगे गाइस। सो बेटर ऑप्शन क्या है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में पहले से पता होना चाहिए, तभी आपके स्कोर्स आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और जो आपने किया है उसका आप क्या करो कि आपको अच्छे ढंग से उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा, ताकि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे। और 10 कॉमन मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो इन्हीं वर्ड्स में करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। अकोमोडेट के अंदर कई बार वो सिंगल एम डाल देते हैं, डबल आएगा। डेफिनेटली के अंदर यहाँ पर ए डाल देते हैं, आई की जगह पर वो आई आएगा। ओकेजन के अंदर सिंगल सी डाल देते हैं, गलत। सेपरेट की जगह पर यहाँ पर ई डाल देते हैं, वो भी गलत। नेसेसरी की जगह पर यहाँ पर डबल सी डाल देते हैं, डबल एस डाल देते हैं, नो, सिंगल एस आएगा। इंडिपेंडेंट के यहाँ पर आप ए डाल देते हो, ये भी गलत है। रिसीव के अंदर RECIEVE कर देते हो, नो, गलत है। रेकमेंड के अंदर आपको सिंगल एम नहीं डालना है, डबल डालना है। मेंटेनेंस के अंदर यहाँ पर ई डाल देते हैं, नो, ए आएगा। एम्बेरस के अंदर डबल आर आएगा, डबल एस आएगा। तो ये इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि राइटिंग टास्क को हमने कैसे इंप्रूव करना है। आई होप आपको समझ लग गई होगी। और अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं पीटी में, तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपको हम बता पाएँ कि आपकी एक्चुअली गलती है क्या। हर एक स्टूडेंट का अपना अपना लेवल होता है गाइज। ये मत सोचिए कि मेरे फ्रेंड के अगर इतने स्कोर आ गए हैं तो मेरे भी बिना पढ़े आ सकते हैं। बट अगर बार बार एग्जाम दे रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने आप में इंप्रूव क्या कर रहे हो। सो वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस ओवर द वर्ल्ड एंड यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस एज पर योर टाइमिंग्स। वी हैव लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेम्पलेट्स. We will provide you web portal in which you can practice unlimited questions. We will also provide you prediction file, and some students are getting questions from prediction files you can also get. The main thing is right guidance. We have an institution in Jalandhar for physical classes as well. If you want to take physical classes in Jalandhar, you can visit or you can call us. Otherwise we are providing online classes over the world. All the best.